सर्वांचे स्वागत आहे प्रशिक्षणामध्ये. आपण प्रशिक्षण 2 मिनिटांमध्ये सुरू करूया. अजून प्रशिक्षणार्थी जॉइन होत आहेत आपल्या ऑनलाईन सेशनला. नमस्कार सर्वांना. नमस्कार सर्वांना. सर्वांचं आजच्या प्रशिक्षणामध्ये स्वागत आहे. सदरच्या आजच्या प्रशिक्षणाचा मेन विषय जो आहे, तो म्हणजे क्लिअरिंग, सेटलमेंट आणि जोखीम प्रतिबंध व्यवस्था. सदरच्या प्रशिक्षणाबाबत तुम्हाला जरा मी अगोदर बॅकग्राऊंड सांगतो. आजचं जे प्रशिक्षण आहे हे हेजिंग डेस्क यांच्यामार्फत आयोजित करण्यात आलेलं आहे. माननीय बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत जो हेजिंग डेस्क स्थापन झालेला आहे, याचा उद्देश असा आहे की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ज्या शेतकरी उत्पादक संस्था असतील, शेतकरी असतील, यांच्यामध्ये वायदे बाजारासंदर्भात त्यांना माहिती करून देणे, त्याचं वायदे बाजारामध्ये जो सहभाग आहे तो वाढवणे हा उद्देश आहे. ह्या उद्देशाअंतर्गतच हा जो आजच्या आपल्या ऑनलाईन ट्रेनिंग सेशन आयोजित झालेला आहे. आजच्या ऑनलाईन सेशनमध्ये आपल्याला प्रमुख वक्ते म्हणून श्री नीरज शुक्ला सर
आपल्याला अवेलेबल झालेल्या आहेत. सर नीरज शुक्ला सरांचा तुम्हाला मी थोडक्यात माहिती देतो. सरांचा जवळपास वायदे बाजारामध्ये पूर्वी 10 वर्षापासून एक्सपिरियन्स आहे. सर सध्या आता NCDX या संस्थेमध्ये व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत आणि सरांचा फ्युचर्स मार्केटमधील व्यवहारांची प्रक्रिया, सेटलमेंट पद्धती आणि जोखीम कशी कमी करावी याबाबत आजच्या सेशनमध्ये तुम्हाला ते मार्गदर्शन करणार आहेत. अ, अ, मी सरांना विनंती करतो, नीरज सरांना, आजचे आपले सेशन आपण चालू करावे. धन्यवाद. थैंक यू विराज। अ, नमस्कार सभी लोगों का। मैं जो है हिंदी में बोल सकता हूँ, तो मैं अगर सबको हिंदी में समझ में आएगा। अ, किसी को अगर हिंदी में कोई प्रॉब्लम है, हिंदी और इंग्लिश मैं कैन बोल सकता हूँ उसमें। या अगर कुछ में किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो जो है हमारी टीम आपको हेल्प कर सकती है। जो है अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा, तो आप उसी समय पूछ लीजिए, तो विराज या निधि जो है हेजिंग डेस्क की टीम में से, वो आपको हेल्प कर देंगे उसको मराठी में अंडरस्टैंड करने में। हम्म, मैं आपसे जो है अपना प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, ये पीपीटी दिखाई दे रहा है विराज? यस सर, यस। तो अभी आप लोगों में से कितने लोगों ने जो है कभी भी फ्यूचर्स या ऑप्शंस में या एनसीडेक्स पे या एमसेक्स में किसी में मार्केट में कभी कुछ हेजिंग किया है या कोई और ट्रेड किया है, नॉर्मल ट्रेड किया है? ऐसे कुछ लोग हैं क्या आज की मीटिंग में? अविराज, मुझे दिख नहीं रहा, अगर कोई हो तो बताना मुझे, क्योंकि मैं मेरे सामने जो है ये स्लाइड है, तो मुझे दिख नहीं रहा कोई अगर रिस्पॉन्ड कर रहा। ऐसा कोई नहीं है जिन्होंने कभी फ्यूचर्स ऑप्शंस में या एनसीडेक्स पे या एनसेक्स में कहीं भी किसी भी चीज में ट्रेड किया हो? ठीक है। अगर नहीं किया है तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव हेजिंग डेस्क का है, जैसे अभी विराज ने बताया, कि जो है अपने किसान भाइयों का और एफपीओ के थ्रू उनका जो है प्राइस रिस्क मैनेज करना। मतलब जो है सबको मालूम, हम सबको, कि जब फसल की जो है कटाई होती है, तो उस समय जो है प्राइस नीचे रहता है। पूरे साल भर ऊपर रहेगा, लेकिन फसल की कटाई के टाइम पे नीचे रहेगा। उस फसल की कटाई के 2 महीने पहले भी ऊपर दिखेगा आपको प्राइस, और फसल कटाई के 2 महीने बाद भी ऊपर दिखेगा। लेकिन जिस समय फसल कटाई करके जब किसान भाई अपना माल लेकर के जो है मंडी में जाते हैं, तो उस समय पूरे साल भर का सबसे लोएस्ट प्राइस मिलता है उनको। वो इसीलिए होता है कि पूरे साल भर में जो है मतलब जो भी फसल आ रही है, पूरे देश भर में एक ही साथ एक ही जगह सब लोग लेके आते हैं। तो डिमांड तो एकाएक बढ़नी वाली है, डिमांड तो लगभग उतनी ही रहनी है। तो उस डिमांड के जो है कंपैरिजन में, उसके तुलना में आपका जो है सप्लाई उस समय 1-2 महीने के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए जो है प्राइस नीचे आ जाता है। और ज्यादातर जो है किसान भाई अपना तो उनको तुरंत बेचना पड़ता है, उनकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रहती कि जो है रख करके 2-4 महीने बाद बेचे। कुछ लोग करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते, तो इसलिए जो है सबको तुरंत बेच के निकलना पड़ता है। उस तुरंत तुरंत बेचने के चक्कर में जो है जो खरीदार होता है, जो बायर होता है, उसका बेनिफिट होता है, और वो जो है कम प्राइस दे करके वो प्रोडक्शन या जो है फसल लेके जाता है। इस चीज को बचाने के लिए जो है जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या जो है ये संस्था है, इनको गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है सपोर्ट कर रही है, जिससे कि वो एफपीओ जो है किसान भाइयों से माल लेकर के कुछ दिन के लिए होल्ड करके, और उसका जो है प्राइस जो हाजिर बाजार में या जो है स्पॉट मार्केट में न बेच करके उनको उसका प्राइस रिस्क हेज करते हैं। कहाँ पे? जो वायदा बाजार होता है। वायदा बाजार मतलब जैसे हम नाम से जान रहे हैं कि वायदा बाजार, ये जो है वायदा कर रहा है। वायदा कब कर किया जाता है? वायदा ये तो होता नहीं है। वायदा वायदा से मतलब क्या है? वायदा हम करते हैं किसी बात की चीज के लिए, तो ये वायदा बाजार है। हम जो है किसी बात के दिन के लिए हम वायदा करते हैं कि हाँ ये चीज हम बेचेंगे या ये चीज खरीदेंगे। तो इस वायदा बाजार के माध्यम से और एफपीओ के साथ मिल करके
महाराष्ट्र गवर्नमेंट और एनसीडीएक्स मिलकर के एक कोशिश कर रहे हैं कि जो महाराष्ट्र के जितने भी एफपीओज हैं उनको जो है ये अवेयरनेस मिले कि ये जो है मार्केट कैसे होता है, ये एनसीडीएक्स या एमसेस का मार्केट जो वायदा बाजार का मार्केट है ये कैसे होता है, ये कैसे काम करता है, ये कैसे जो है बाकी सब में डिफरेंट है, मतलब जो हमारा स्पॉट मार्केट होता है उससे कैसे अलग है। तो हम ये पाते हैं कि जैसे मंडी में हम अगर किसान भाई हैं, मतलब कोई अगर अपना फसल काट करके ले गया है मंडी में, तो क्या क्या काम करता है। आप जो है आप देखें तो मंडी में फसल लेके जाएगा उस दिन, तो मंडी में आपका एक जगह इकट्ठा हो जाएगा फसल, एक जगह जहाँ पे जो है उसका अलॉटेड प्लेस रहेगा वहाँ पे जो है फसल रखनी पड़ेगी। आप जो भी आड़तिया रहेगा, कमीशन एजेंट रहेगा, उनको आप बोलेंगे। फिर जो है वहाँ पे बोलने के बाद जो है जो जिस टाइम स्लॉट में ट्रेडिंग हो रहा होगा या ऑप्शन हो रहा होगा उस टाइम स्लॉट में उसका ऑप्शन होगा। उस ऑप्शन होने के बाद जो बेस्ट प्राइस होगा वो आप जो है बायर देता है, और जो भी किसान भाई हैं उनको जो है ऊपर रेट मिलता है और बायर जो है सामान लेकर के जाता है। तो ये जो चीजें होती हैं, जो अगर हम अपने जो है एक्सचेंज की लैंग्वेज में बोले, जहाँ पे जो है वादा बाजार का ट्रेड होता है, तो वहां पे होता क्या है कि जो ट्रेड मंडी में हम ट्रेड कब करते हैं, मंडी में ट्रेड हम तब करते हैं या मंडी में हम सामान तब बेचते हैं जबकि हमारे पास सामान होता है। लेकिन इस वायदा बाजार में क्या होता है, ये वायदे पे चलता है कि सामान हमारे पास अगर नहीं है तब भी हम ट्रेड कर सकते हैं, तब भी हम सामान बेच सकते हैं। या फिर सामान हमारे पास जो है 10 दिन बाद आने वाला है या 20 दिन बाद आने वाला है या 2 महीने बाद आने वाला है, 4 महीने बाद आने वाला है, तब भी हम आज की डेट में उसका रेट फिक्स कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, इस रेट को फिक्स करने के बाद सपोज मैंने जो है आपको बोला, मैं सपोज किसान हूँ और आप खरीदार हैं, आप बायर हैं, मैंने आपको बोला कि जो है मैं कोई चीज 5,000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से आपको बेचूंगा। अब मान लीजिए 5,000 रुपए कब बेचूंगा, रेट तो मैंने फिक्स कर लिया 5,000 में बेचूंगा। लेकिन ये मंडी मतलब स्पॉट मार्केट नहीं है कि आज के आज ही बेच रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये 5,000 रुपए में आपको मैं 2 महीने बाद दूंगा। अब 2 महीने बाद होगा क्या, प्राइस या तो 5,000 ही हो रहेगा उसका, या तो 5,000 से ऊपर हो जाएगा या 5,000 से नीचे हो जाएगा। जब प्राइस अगर 5,000 रहेगा तो किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो हम दोनों ने आपस में जो है रेट तय किया था और उसी में बाइंग सेलिंग अगर आपको जरूरत है बाइंग सेलिंग हो जाएगी। तकलीफ तब होती है जब रेट ऊपर हो जाता है या नीचे हो जाता है। सपोज अगर रेट जो है नीचे हो गया, 5,000 की जगह रेट अगर 3,000 हो गया, तो क्या होगा, मैं जो है अगर आपको 3,000 में बेचने की कोशिश करूंगा कि हाँ आपने बोला था मुझे 3,000 में खरीदने के लिए और 5,000 में खरीदने के लिए, तो आप मुझसे बोलोगे कि मैं आपसे 5,000 में क्यों खरीदूं, क्योंकि मुझे तो दूसरे लोगों से 3,000 रुपए में मिल रहा है, आज का रेट 3,000 चल रहा है तो उसमें मुझे दो। अब इस केस में मेरा क्या होता है कि मैंने जो 2 महीने पहले आपसे जो है वायदा किया था कि हाँ, या आपसे प्रॉमिस लिया था कि मेरा जो है 5,000 में खरीदोगे आप अपना प्रॉमिस तोड़ सकते हैं और जो है इस केस में मुझे लॉस होगा। और अगर सिमिलरली अगर इसका उल्टा हो जाता है, 5,000 का रेट 7,000 चला जाता है, अगर 5,000 का रेट 7,000 चला जाता है, तो अगर मैं जो है सपोज जो है मैं बेचने वाला हूँ, तो आपने मुझे आप मेरे पास आएंगे और बोलेंगे कि ये जो है आपने मुझे बोला था 5,000 में बेचने के लिए, तो मैं आपसे बोलूंगा उल्टे, अभी उल्टी सिचुएशन हो गई है, मैं आपसे बोलूंगा कि मैं आपको 5,000 में क्यों बेचूं जबकि मुझे दूसरे लोग 7,000 रुपए दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका रिस्क हो गया, पहले वाले सिचुएशन में मुझे रिस्क था और यहाँ पे आपका रिस्क हो गया। तो ये सब जो रिस्क होता है, ये रिस्क जो है, ये मार्केट जो हम वायदा बाजार बोल रहे हैं, ये इसका रिस्क नहीं है। ये मंडी में जो रिस्क होता है, इस टाइप की चीजें जो है आपस में जो ट्रेडिंग में रिस्क होता रहता है, ये सब रिस्क हम जो है इस वायदा बाजार में नहीं देखते मतलब इस वायदा बाजार में इस टाइप के रिस्क नहीं होते कि अगर रेट कम हो गया तो सामने वाला मना कर देता है और रेट बढ़ गया तो जो इधर वाला दूसरी पार्टी मना कर देती है। क्योंकि यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज जो है गारंटी लेता है। किस चीज की गारंटी लेता है कि जो भी आपने ट्रेड किया है उसका जो है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, ये दो टर्म होते हैं। तो क्लियरिंग किसको बोलते हैं, मतलब एक्सचेंज गारंटी लेता है कि हाँ अगर किसी ने खरीदा है तो जिस रेट पे खरीदा है उसको उस रेट पे या तो सामान मिलेगा, फसल मिलेगी, या अगर फसल नहीं मिलती है तो जिस रेट से पे खरीदा था और जो आज के दिन का जो रेट है उस रेट का जो डिफरेंस है, जो उसका अंतर है, वो अंतर अगर उसका प्रॉफिट हो रहा है तो वो अंतर जो है उसको रुपीज के टर्म्स में उसको पैसे इतने
एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। सिमिलरली अगर जो है वही सेम सिचुएशन खरीदने वाले के लिए है, वही सेम सिचुएशन बेचने वाले के लिए है। अगर बेचने वाले ने 5,000 रुपये बेचा है और आज का रेट 3,000 रुपये है, तो उसको जो है 3,000 रुपये के रेट में उसका सामान बिकेगा, लेकिन 2,000 रुपये उसको एडिशनल वो मिल जाएगा। सिमिलरली जो है अगर 5,000 का 7,000 हो गया, तो उसका 5,000 में सामान मिलेगा, लेकिन जो है 2,000 रुपये एक्स्ट्रा उसको प्रॉफिट हो जाएगा वो एक्सचेंज की तरफ से। वो सिस्टम जो होता है वो इसी तरह क्लियरिंग और सेटलमेंट के थ्रू होता है। तो अब इस मार्केट में क्या होता है, जो मंडी वाला मार्केट होता है, वहां पे अगर मैं खरीदार हूँ और आप बेचने वाले हैं, सपोज आप किसान हैं, आप अपना सामान बेच रहे हैं, आप अपना सामान बेच रहे हैं और मैं खरीदार हूँ, मैं बायर हूँ। अब मैं बायर हूँ और आप बेचने वाले हैं। जब आप अपना माल लेके आएंगे मंडी में, तभी तो मैं देखूंगा उसकी कि आपका कौन सा माल है, क्या क्वालिटी है और मुझे क्या रेट देना चाहिए। तो यहाँ पे इस एक्सचेंज में क्या होता है, एक्सचेंज में हम बात कर रहे हैं कि आपके पास सामान है ही नहीं, लेकिन तब भी आप मुझे बेच रहे हो। आपके पास सामान नहीं है लेकिन आप मुझे बेच रहे हो, और आप बोल रहे हो कि मुझे 2 महीने बाद सामान दोगे, 2 महीने बाद फसल दोगे। अब 2 महीने बाद फसल दोगे तो सामान सामान का पूरा पैसा या फसल का पूरा पैसा तो मैं 2 महीने बाद दूंगा, लेकिन होता क्या है, कुछ पैसा, कुछ परसेंटेज जो है पूरा वैल्यू का आपको एडवांस में देना पड़ता है। वो भले बायर हो, खरीदार हो, या भले सेलर हो, बेचने वाला हो, दोनों को जो है कुछ पैसा जो है एडवांस में देना पड़ता है, जिसको एक्सचेंज की भाषा में बोलते हैं मार्जिन। अगर ये वायदा बाजार है तो एक्सचेंज की भाषा में इसको बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन कितना होता है, मार्जिन जो है एक्सचेंज डिसाइड करता है, वो सेबी के रूल्स के हिसाब से। वो रूल सेबी अलग अलग कमोडिटी के लिए बताता है कि जो है कितना होना चाहिए, वो किस कमोडिटी में कितना मूवमेंट हो रहा है, कितना वोलेटिलिटी हो रही है, मतलब प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। ये सब देखते हुए एक्सचेंज मार्जिन डिसाइड करता है। नॉर्मली जो है 8% से लेकर के 12-14% तक मार्जिन रहता है एग्रीकल्चर कमोडिटी में, और नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी जैसे गोल्ड सिल्वर इन सब में होता है तो उसमें 4 से 6% मार्जिन रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार 10% हो गया तो 10% ही मार्जिन हमेशा रहेगा। अगर जो है आज जो है 10% मार्जिन है और रेट जो है अगले एक हफ्ते तक लगातार रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया या फिर रेट बहुत ज्यादा कम हो गया, तो एक्सचेंज डिसाइड कर सकती है फिर से मार्जिन रिवाइज करने का। मतलब जो है 10% है तो उसको 15 भी कर सकती है, 20 भी कर सकती है, 25 भी कर सकती है। और वो मार्जिन देना पड़ता है बायर को भी और सेलर को भी, दोनों साइड में भी मार्जिन बढ़ा सकती है। तो मार्जिन बढ़ाने से क्या होता है, मार्जिन बढ़ाने से होगा कि जो सही सेम सामान खरीदने के लिए जैसे मान लो पहले 10 रुपए देना पड़ रहा था, तो अभी जो है उनको 25 रुपए देना पड़ेगा। अगर मार्जिन 25 हो जाएगा तो वो उनकी जो बाइंग क्वांटिटी होगी वो थोड़ी कम होगी। बाइंग क्वांटिटी कम होगी तो क्या होगा, लोग जो है डिमांड कम करेंगे। डिमांड कम करेंगे तो अगर प्राइस लगातार जो बढ़ रहा था उसको थोड़ा रोक लगेगी। इस तरह से जो है मार्जिन जो है एक अवरोधक का काम करता है। अ, अगर मार्केट को जो है कोई मैनिपुलेट कर रहा है या ऊपर या नीचे एक मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे जा रहा है तो। अब हम आते हैं दूसरी बात पे, क्लियरिंग की बात पे। तो क्लियरिंग होता है, जैसे हमने बताया कि मार्जिन देना है। अगर मान लो कोई चीज 5,000 रुपये पर क्विंटल है और हम एक्सचेंज में जो खरीदते या बेचते हैं वो मंडी के हिसाब से नहीं होता कि आपको जो है 10 क्विंटल है तो 10 क्विंटल बिक जाएगा, 15 क्विंटल है तो 15 बिक जाएगा, 50 क्विंटल है तो 50 बिक जाएगा, और 50 क्विंटल 500 ग्राम है तो वो भी बिक जाएगा। अगर 5 टन 25 क्विंटल है तो वो भी बिक जाएगा। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, फिक्स क्वांटिटी होती है। फिक्स क्वांटिटी कैसे होती है, वो कमोडिटी और कमोडिटी पे अलग अलग कमोडिटी के लिए अलग अलग होती है। जैसे जीरा में जो होता है 3 मीट्रिक टन होता है, हल्दी में 5 मीट्रिक टन होता है, कुछ दलहन और इन सब में जो है 10 मीट्रिक टन का होता है, कुछ में 5 मीट्रिक टन का होता है। तो हल्दी में जो है 5 मीट्रिक टन का होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको खरीदना है या आपको बेचना है, भले आप बायर हैं या आप सेलर हैं, तो आपको मिनिमम जो है अगर खरीदना बेचना है तो 5 मीट्रिक टन देना पड़ेगा या नहीं खरीद सकते हैं। अगर आप सेलर हैं तो 5 मीट्रिक टन बेच सकते हैं, और बायर है तो 5 मीट्रिक टन खरीद सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है आप सिर्फ 5 मीट्रिक टन खरीद सकते हैं। आप 5 मीट्रिक टन के मल्टीपल में कितना भी बाई या सेल कर सकते हैं। तो 5 मीट्रिक टन हो गया, 5 के अलावा 5 का जस्ट पहाड़ा पढ़ लीजिए, 5 की टेबल, 5 का हो जाएगा, 5 दूना 10 हो गया, तो आप 10 मीट्रिक टन बाई सेल कर सकते हैं, या जो है 5 3 15 हो गया, आप 15 मीट्रिक टन का बाई सेल कर सकते हैं। तो अगर किसी को बाई या सेल करना है तो या तो अगर 5 मीट्रिक टन का उसका लॉट साइज है तो मिनिमम अगर क्वांटिटी 5 है तो आप 5 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 15 कर सकते हो।
और ऐसे ही बढ़ा सकते हो। लेकिन ये भी नहीं है कि आप अनलिमिटेड कर सकते हो। उसके ऊपर भी एक कैप होती है जिसको पोजीशन लिमिट बोलते हैं, वो आज का टॉपिक नहीं है हमारा। बट हाँ, आप अनलिमिटेड बाई सेल नहीं कर सकते हो। हर बंदे के ऊपर जो है एक लिमिट रखी गई है कि एक बंदा इस कमोडिटी में इससे ज्यादा नहीं ले सकता या ले सकता। वो हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। तो अभी आते हैं फिर वापस अपने पुराने टॉपिक पे। तो होता है, सपोज हमें 5,000 रुपए पर क्विंटल कोई चीज है, और 10 मेट्रिक टन का सपोज उसका वो है, वैल्यू है। 10 मेट्रिक टन उसकी क्वांटिटी है। तो 10 मेट्रिक टन जो है में हो गया आपका 100 क्विंटल। तो 100 क्विंटल 5,000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से उसकी वैल्यू हो गई, उसका टोटल मूल्य हो गया आपका 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मतलब 5,000 मल्टीप्लाई बाई आपका जो है 100, मतलब जो 100 क्विंटल है, 5,000 रुपए पर क्विंटल मल्टीप्लाई बाई 100 क्विंटल, तो आपका 5 लाख हो गया उसकी वैल्यू, मूल्य। अब आप सेलर हैं या आप बायर हैं? आप खरीद और बेच कब के लिए रहे हैं? आप खरीद और बेच, आपका प्राइस आज फिक्स कर रहे हैं, आज के डेट में फिक्स कर रहे हैं, लेकिन आपको एक्चुअल जो कमोडिटी है वो बायर को हैंडओवर कब होने वाली है? 2 महीने बाद। तो 2 महीने बाद अगर हैंडओवर होने वाली है, तो आप, जो खरीदार होगा, जो बायर होगा, वो कहेगा आज की डेट में वो पूरा पैसा क्यों दो? वो पूरा पैसा आज की डेट में, 2 महीने में पहले ही वो एडवांस देके तो बैठेगा नहीं। तो ये जो 10,000 मतलब 10% जो वैल्यू था, वो मार्जिन मनी, एक तरह से टोकन समझ लीजिए आप, वो जो है 10% मार्जिन जो है वो एक्सचेंज को दे देता है। अब सेम जो है सेलर जो है उसको भी 10% मार्जिन एक्सचेंज को देना पड़ेगा। वो क्यों देना पड़ेगा? वो हमने अभी स्टार्टिंग में जैसे डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए सेलर जिसने 5,000 रुपए में बोला था कि मैं बेचने वाला हूँ 2 महीने बाद, और रेट बढ़ के 7,000 हो गया। अगर 7,000 हो गया तो 2,000 अगर कहीं और बेचेगा तो उसको 2,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन एक्सचेंज पे बेचेगा तो 5,000 रुपए मिलेगा। इस केस में वो क्या करेगा? नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, इंसानों की जो विचार वैचारिक प्रवृत्ति होगी, उसके हिसाब से वो क्या करेंगे? वो जो है यही सोचेंगे कि हम क्यों सस्ते में बेचें, महंगे में बेचेंगे जहां पर हमें ज्यादा रेट मिल रहा है। तो अगर आप जो है सपोज एक्सचेंज ने आपसे कुछ पैसा नहीं लिया है, आपसे जो है कोई भी पैसा नहीं लिया है, आपने सिर्फ एक्सचेंज को बोला है कि हाँ मैं बेचूंगा आपको 5,000 रुपए में, लेकिन अगर एक 7,000 चला गया तो आप क्या बोलोगे? कौन एक्सचेंज? किस, कहाँ का एक्सचेंज? छोड़ो, मैं तो किसी और को बेचूंगा, मंडी में जाकर के 7,000 रुपये बेचूंगा। तो दूसरी वाली पार्टी, जो एक्सचेंज ने क्या बोला था? एक्सचेंज ने जो है गारंटी लिया था कि जो बायर होगा उसका, वो जो बाई करेगा उसकी भी फुलफिलमेंट होगी, जो सेलर होगा, जो सेल करेगा उसकी भी फुलफिलमेंट होगी, उसके ट्रेड्स की। अब जो है यहाँ पे क्या हो रहा है? सेलर जो है डिफॉल्ट कर रहा है, वो धोखा दे रहा है। कि नहीं, धोखा दे रहा है मतलब अपने ट्रेड से धोखा दे रहा है, अपने ट्रेड से पीछे हट रहा है कि हम जो है 5,000 में नहीं बेचेंगे, 7,000 में बेचेंगे। बट एक्सचेंज को तो जो है उसने तो प्रॉमिस किया हुआ दोनों पार्टी को कि मैं जो है, जो दोनों ने ट्रेड किया हुआ था, दोनों ने स्टार्टिंग में ट्रेड कितने पे किया था? 5,000 पे। तो हम एक्सचेंज क्या बोलता है कि हम दोनों को जो है, जिस रेट पे उन्होंने सौदा किया है, वो दोनों सौदे को कंप्लीट कराने की गारंटी लेते हैं। कंप्लीट कराने की गारंटी मतलब अगर जो है, अगर कमोडिटी नहीं भी मिलती है तो उसका जो डिफरेंस होता है, प्राइस डिफरेंस, वो जो है दूसरी पार्टी को दिया जाता है। अब इस केस में जो है, अगर कोई एक बंदा जैसे मतलब यहाँ पे मान लो सेलर जो है हट जाता है, अपने सौदे से मुकर जाता है, तो क्या होगा? आ, दूसरी वाली पार्टी को लॉस होगा। अगर एक्सचेंज अपने पास से तो पैसे देगा नहीं, एक्सचेंज कहाँ से पैसे देगा? एक्सचेंज तो जो है, जो दोनों पार्टी होगी है, उन्हीं पार्टी से ही पैसा, एक से पार्टी से जिसका प्रॉफिट हो रहा है, एक्सचेंज उसको पैसे देता है। लेकिन वो पैसे देता कहाँ से है? जो बंदा लॉस कर रहा है उससे पैसे लेता है, और फिर बाइंग वाला जो ये वाली पार्टी है, प्रॉफिट मेकिंग पार्टी है, उसको पैसे देता है। तो इसीलिए जो है, अगर एक्सचेंज आपसे पैसे लेके एडवांस में, मार्जिन लेके एडवांस में रख ले, अगर मतलब 10%, सपोज आप लोग मान लो कि 10% मार्जिन लिया, 10%, 5 लाख का 10% 50,000 रुपये होता है। तो अगर आप सेलर हैं और एक्सचेंज आपसे जो है 50,000 रुपये एडवांस में लेके रख ले रहा है, मैं बायर हूँ, मुझसे 50,000 रुपये एडवांस में लेके रख ले रहा है, तो अगर आप 50,000 रुपये अगर रख रहा है, तो कल के दिन अगर जो है 5,000 से रेट 5,500 हो जाता है, दिन में अगर 5,500 रुपये बढ़ जाता है, तो 5,000 रुपये बढ़ता है 1 क्विंटल पे, तो 10 क्विंटल 100 क्विंटल पे जो है उसका 50,000 रुपये बढ़ जाएगा उसका।
तो 50,000 रुपए बढ़ जाएगा, तो आपने जो पैसा दिया हुआ है वो तो आपका खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा मतलब एक्सचेंज नहीं लेगा, वो क्या होगा, आपसे जो है पैसे लेकर के एक्सचेंज जो है दूसरी पार्टी को देगा, क्योंकि एक्सचेंज जो है आपने 5,000 में बेचा था, अब रेट अगर बढ़ गया है तो आपने कम रेट में बेचा था, अभी ज्यादा रेट हो गया है, तो आपके लिए जो है वो एक तरह से नुकसान है, लॉस है। तो एक्सचेंज क्या बोलता है कि आप जो है मुझे ये जो डिफरेंस अमाउंट है वो दो, वो दो मतलब एक्सचेंज सेलर से जो है वो 50,000 रुपए का जो डिफरेंस हो रहा है वो लेता है। वो कैसे लेगा, वो ब्रोकर को बोलेगा, ब्रोकर जो है आपको बोलेगा, जो जिस ब्रोकर का जो आपका अकाउंट होगा, ब्रोकर आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि भाई जो है ये पैसे आपका डिफरेंस आ रहा है, आप दीजिए। आप ब्रोकर के अकाउंट में देंगे, फिर एक्सचेंज ब्रोकर के अकाउंट से लेकर का जो बायर होगा उसके ब्रोकर के अकाउंट में देगा, फिर वहां से बायर को चला जाता है। सिमिलरली अगर मान लिया 5,000 से जो है रेट 4,500 हो गया, जैसे जून के लिए रेट 4,500 हो गया, अब ये रेट 4,500 हो गया, तो जो बेचने वाला उसने 5,000 में बेचा था, आज जो है रेट कम हो गया है तो सस्ता हो गया है। लेकिन हमने तो पहले ही जो है, जो सेलर है उसने तो पहले रेट फिक्स कर लिया 5,000 रुपए का। तो एक्सचेंज बोलता है कि आपने जो रेट फिक्स किया हुआ है वो आपको मिलना चाहिए। तो रेट अगर 4,500 हो गया तो 500 रुपए एक क्विंटल में, और 100 क्विंटल में हो गया आपका अगेन 50,000 रुपए। तो आपने अगर 100 क्विंटल बेचा था या 10 मीट्रिक टन बेचा था, तो 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है आपका अगले दिन। आज आपने 500 में मतलब 5,000 रुपये बेचा, कल आप 4,500 हो गया, तो कल जो है आपका 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जिसने खरीदा था, सपोज मैंने 5,000 रुपये में खरीदा था, आज का रेट 4,500 हो गया, कम हो गया है, तो मेरे लिए मैंने खरीदा रहा है ज्यादा रेट पे था, अभी नीचे चल रहा है, तो मेरे लिए नुकसान की सिचुएशन है। तो एक्सचेंज क्या करेगा, मेरे ब्रोकर को बोलेगा, मुझसे बोलेगा कि मुझसे 50,000 रुपए लेके दो। तो मेरा ब्रोकर मुझसे मांगेगा 50,000 रुपए, वो मैं अपने ब्रोकर को दूंगा, ब्रोकर एक्सचेंज को देगा, एक्सचेंज जो है जो आपका ब्रोकर है, सेलर जो है उनका ब्रोकर है उनको देगा, फिर वहां से आपके अकाउंट में जाएगा। तो ये जो डेली होता है, ये प्रॉफिट जितना और लॉस जितना होता है, वो जो लॉस बना रहा है उसके अकाउंट से लेकर के जो प्रॉफिट बना रहा है उसके अकाउंट में जाता है, चाहे वो बायर हो चाहे सेलर हो। लेकिन ये डेली होता रहता है। कब तक होता रहेगा, जब तक या तो आपकी पोजीशन वहां पे है, या फिर आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है। ये शायद मेरे ख्याल से ये सब चीजें कवर हो गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी और वो सब चीजें स्टार्टिंग में हमने कई सेशन दिए हैं, 7-8 सेशन, उन सब में कवर किया हुआ है। तो अगर किसी को नहीं है, कोई डाउट है, तो हम फिर से डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज अभी के लिए मैं इसी में कंटिन्यू करता हूँ कि हाँ आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी क्या होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर मान लिया 2 महीने बाद का एक्सपायरी है, 2 महीने बाद एक्सपायर हो रहा है, तो अगले 2 महीने तक ये डेली ये प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन चलता रहेगा। और ये डेली प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन चलते हुए जो है क्या होगा, जो प्रॉफिट कर रहा है उसको पैसे मिलेंगे, जो लॉस कर रहा है उससे पैसे जाएंगे। अब इस सिचुएशन में जो है अगर आपको जो है 2 महीने पहले मार्केट से निकलना है, मुझे 2 महीने तक एक्सपायरी तक नहीं रहना मार्केट में, उसके पहले मुझे पूरी निकलना है, तो जिस दिन आप मार्केट से निकल जाएंगे तब तक का जोड़ा जाएगा। तो जिस दिन आपने मार्केट में एंट्री लिया था, जिस दिन आपने मार्केट में जो है बाइंग या सेलिंग किया था, तब से लेकर के जब तक, या तो एक्सपायरी तक, या अगर उसके पहले आप निकल गए तो उस दिन तक ये जो है डेली प्रॉफिट लॉस आपको देखते रहना पड़ेगा। और अगर आप लॉस में है तो आपको पैसे देना है, अगर आप प्रॉफिट में है तो एक्सचेंज पैसे लेकर के जो है, जो लॉस बना रहा है उससे पैसे लेकर के आपको दे देगा। तो ये जो डेली प्रॉफिट और लॉस जो आपके अकाउंट्स में आ रहा है या जा रहा है, इसको बोलते हैं सेटलमेंट। ये डेली होता है, डेली बेस्ड जो चीज हो, ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन, ये और उसका जो है लॉस वाले बनाने वाले बंदे से पैसे लेकर के प्रॉफिट बनाने वाले बंदे के अकाउंट में पैसे देना, ये डेली के बेसिस पे होता रहता है, डेली के डेली, और इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज की भाषा में सेटलमेंट। तो फिर क्लियरिंग क्या है, क्लियरिंग है कि किस बंदे का कितना लॉस हो रहा है, किस बंदे का कितना प्रॉफिट हो रहा है, किस बंदे ने कितना कमोडिटी कितनी क्वांटिटी देने के लिए बोला है, किस बंदे ने कितनी कमोडिटी लेने के लिए बोला है। ये सारा कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट कि किसको कितना प्रॉफिट, किसको कितना लॉस, किसको कितनी कमोडिटी आनी, किससे कितनी जानी है कमोडिटी, ये सारा कैलकुलेशन का पार्ट, इसको बोलते हैं क्लियरिंग। तो ये दो टर्म होते हैं, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। इसके थ्रू जो है एक्सचेंज जो है अपना रिस्क और आपका रिस्क मैनेज करता है, कि जो है जो सामने वाली पार्टी है जो लॉस कर रही है,
वो छोड़ के जा रहे हैं, मतलब जो वो डिफॉल्ट ना कर जाए, वो मार्केट से भाग करके जो है डिफॉल्ट ना करे। अगर वो डिफॉल्ट करेगी तो जो है जो उसके सामने वाले उसकी काउंटर पार्टी है उसको लॉस हो जाएगा। तो एक्सचेंज जो है रिस्क मैनेज करता है डेली बेसिस पे। लोगों कैसे, जो सेल कर रहा है उससे जो सेल सॉरी सेल कर रहा है, जो लॉस कर रहा है उससे पैसे ले करके, और जो प्रॉफिट कर रहा है उसको पैसे दे करके। ये करता कौन है एक्सचेंज में? एक्सचेंज जिसको हम जानते हैं एनसीडीएक्स, एनसीडीएक्स जो है सिर्फ ट्रेडिंग करवाता है। ट्रेडिंग करवाता है मतलब जैसे हम मंडी में बोलते हैं, मंडी में क्या होता है, जमीन होती है जहाँ पे जो है बायर और मतलब मंडी की जमीन है जहाँ पे हम लोग किसान लोग जाकर के वहाँ पे माल रखते हैं, और वहाँ पे बायर और सेलर आकर के ट्रेड करते हैं। बायर और सेलर वहाँ पे अ, आकर के इंटरेक्शन करते हैं, आपस में सौदेबाजी करते हैं, ऑप्शन होता है और ट्रेडिंग होती है। इसी तरह एक्सचेंज क्या करता है, एक्सचेंज भी एक जो है मंडी आपको देता है, लेकिन वो मंडी आपके जैसे जो है जमीन वाली मंडी नहीं है। वो मंडी ऑनलाइन मंडी है, जो कंप्यूटर में, लैपटॉप में और टैबलेट में और मोबाइल में चलती है। मंडी वही है, काम वही हो रहा है, बाइंग सेलिंग वैसे ही हो रही है, लेकिन ये चलेगा यहाँ पर। लेकिन अब लैपटॉप में तो जो है कमोडिटी घुस नहीं सकती। कमोडिटी तो एक्चुअल अगर मान लो जो है डिलीवरी करनी है, क्या कमोडिटी बायर सेलर से बायर के पास जानी है, तो वो तो लैपटॉप के थ्रू होगा नहीं। उसके लिए तो कोई फिजिकल जगह चाहिए, मंडी जैसी या कोई जगह तो चाहिए। तो यहाँ पे वो होता है वेयर हाउस के थ्रू होता है। तो ये वेयर हाउस वाली बातें जो है वो जो गवर्न करता है कि कौन से वेयर हाउस में जो है माल रखना है, कौन से में नहीं रखना है, वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करके एक संस्था है, वो देखती है। वो हम किसी और दिन देखेंगे। बट होता क्या है कि एक्सचेंज जो है आपको प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे ट्रेडिंग होती है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है, जो मार्जिन हम बात कर रहे थे, वो कितना मार्जिन होना चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है? वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जिसको एनसीडीएक्स में बोलते हैं, एनसीसीएल, नेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वो डिसाइड करता है कौन सा वेयर हाउस अलाउ करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। ये सब भी एनसीसीएल डिसाइड करता है। किसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, किसको कितना लॉस हो रहा है, वो भी एनसीसीएल जो है दिखाता है। तो बाकी सब हम आज नहीं देख रहे हैं। आज हम यही सिर्फ दो चीजें देख रहे हैं, एनसीडीएक्स जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, और एनसीसीएल जो आपका मार्जिन, प्रॉफिट लॉस और कमोडिटी का लेन देन कितना, किसको कितना लेना देना है, वो सब दिखाता है। क्लियरिंग सेटलमेंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, क्लियरिंग और सेटलमेंट क्या है। तो जो हमने अभी देखा है, ये जो है डेली बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस का जो कैलकुलेशन होता रहता है, जिसको हम क्लियरिंग बोलते हैं। और फिर उसको जो है एक दूसरे के अकाउंट में, एक दूसरे के अकाउंट मतलब जिसको प्रॉफिट हो रहा है उसके अकाउंट में जाना, जिसको लॉस हो रहा है उसके अकाउंट से लेना। ये सब चीजें जो डेली होती रहती है, इसको एक्चुअल जो होता है करते हैं मनी एक के अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में गया, ये होता है सेटलमेंट। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तो उसमें क्या होगा? उस समय तो बायर को जो है कमोडिटी मिलनी चाहिए और सेलर को पूरा का पूरा पैसा। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे? मार्जिन। मार्जिन मतलब 10%। जैसे अज्यूम कि 10%, 10-15% रहता है, बस मान लीजिए 10%। 10% मतलब 5 लाख की कमोडिटी में मार्जिन 50,000 रुपए। तो अभी हम जो डेली बात कर रहे हैं वो 50,000 रुपए का मार्जिन, और उसके साथ जो है डेली प्लस माइनस जो रेट कम ज्यादा हो जा रहा है उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन। बट जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, उस समय क्या होगा? उस समय आपको तो कमोडिटी भी देनी है, सेलर को कमोडिटी देनी है, किसको? बायर को। और बायर से पूरा पैसा लेना है। तो जो बायर से पैसा लेना है वो इस जो प्रोसेस होता है, जो जहां पे बायर को कमोडिटी दी जाती है और बायर से पैसे लेके पूरा का पूरा पैसा दिया जाता है सेलर को, वो होता है किस रेट पे, किस बेस पे, इसको बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट। और ये फाइनल सेटलमेंट होता किससे है, किस प्राइस पे होता है, वो डिसाइड कौन करता है? एनसीडीएस की स्पॉट पोलिंग टीम होती है, जो डेली का प्राइस पोल करती रहती है। तो डेली प्राइस, डेली का स्पॉट प्राइस हम लोग जो है दिखाते हैं, एक तो फ्यूचर प्राइस जहाँ पे वायदा बाजार का प्राइस जो जिसपे बाइंग सेलिंग हो रही है, साथ के साथ एक और प्राइस हम लोग देते हैं जो कि स्पॉट प्राइस है। स्पॉट प्राइस कहाँ का? जो हमारा मंडी, जहाँ पे जिस मंडी में वो कमोडिटी ट्रेड हो रही है, मेन मंडी जहाँ से प्राइस डिराइव कर रहे हैं हम लोग, उस मंडी का स्पॉट प्राइस, और उसके साथ एडिशनल डिलीवरी सेंटर्स भी होते हैं, वहाँ का स्पॉट प्राइस। सारे प्राइसेस जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं एक्सचेंज की वेबसाइट पे।
अब जो डेली सेटलमेंट पहले हो रहा था, वो उसके लिए हम कौन से प्राइस है, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए तो प्राइस कंपेयर करना पड़ेगा ना। तो प्राइस कौन से प्राइस पे कंपेयर कर सकते हैं, वो जो डेली प्राइस बंद हो रहा है। कल अगर मान लीजिए आज 5,000 रुपए रेट पे आपने एंट्री किया, 5,000 रुपए में आपने आज बेचा है, और शाम तक ही मार्केट 5,100 गिर गया है, तो जो शाम का क्लोजिंग प्राइस होगा उस रेट से और 5,000 के रेट से तो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और आज आज के शाम के 5,100 रुपए से कल शाम सपोज 4,000, सॉरी 5,000 से आपका रेट कम हो गया, 4,900 हो गया, और कल जो है 4,500 हो गया, 400 रुपये और गिर गया। तो कल और आज का कंपेरिजन कैसे करेंगे, कल का जो 4,500 है और आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 4,900, तो आज के क्लोजिंग प्राइस से अगली क्लोजिंग प्राइस मतलब दो दिन की दो सात सात के दिनों की क्लोजिंग प्राइस जो है कंपेयर करते हैं, उसके बेस पे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है, और वही जो है आपको देना या लेना पड़ता है। अब ये क्लोजिंग, बार बार मैं क्लोजिंग प्राइस बोल रहा हूँ, क्लोजिंग प्राइस बोल जो टर्म यूज हुआ जा रहा है वो नॉर्मल ऐसा नहीं होता कि क्लोजिंग प्राइस जो है जो सबसे लास्ट में क्लोजिंग के टाइम पे ट्रेड हुआ उसका प्राइस लिया जाता है। वो क्लोजिंग प्राइस लिया जाता है क्योंकि होता है क्या, मान लीजिए मार्केट जो है शाम को 5 बजे मार्केट बंद होता है और प्राइस चल रहा है सपोज 4,900 के आसपास। एकाएक सपोज जो है अगर सबसे लास्ट जो ट्रेड हो रहा है, एकाएक किसी ने जो है सीधे डाल दिया 4,700, किसी ने प्राइस सेल करने के लिए डाल दिया, तो अगर मान लीजिए 4,700 पे ट्रेड हो गया, एक ट्रेड सिंगल ट्रेड हुआ लेकिन 4,700 पे हो गया, तो उस केस में वो जो रेट है 4,700 वो एक्यूरेट रेट नहीं रहेगा उस दिन के क्लोजिंग का, क्योंकि ज्यादातर टाइम पे ट्रेड तो जो है 4,900 के आसपास हो रहा था, सिर्फ एक सिंगल ट्रेड हुआ है 4,700 पे, तो वो जो है सही सही उस दिन का क्लोजिंग प्राइस नहीं दिखाता। तो सही सही क्लोजिंग प्राइस दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए एक रूल होता है कि लास्ट के आधे घंटे में, लास्ट के 30 मिनट में जितने भी ट्रेड हुए हैं उस ट्रेड का एवरेज लिया जाता है, लेकिन सिंपल एवरेज नहीं होता है वो। अगर मान लीजिए कोई ट्रेड 4,900 पे हुआ तो 4,900 पे अगर 10 टन हुआ है तो 4,900 पर क्विंटल इंटू 10 टन। फिर जो है अगर कोई 4,905 रुपए पे हुआ है और 50 टन हुआ है तो 4,905 रुपए पर क्विंटल इंटू 50 टन। तो ऐसे ऐसे करके सब जो है करते करते वॉल्यूम के साथ जिस प्राइस पे ट्रेड हुआ है और उस प्राइस पे कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, तो प्राइस और क्वांटिटी सारा उसका गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सबको जोड़ते हैं। सबको जोड़ने के बाद पूरे आधे घंटे में जितनी भी क्वांटिटी ट्रेड हुई सारी टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। तो जो आता है, एक प्राइस आता है जो एवरेज प्राइस आता है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो इस टर्म को याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये मान लीजिए कि लास्ट के आधे घंटे का जो है एक वेटेड एवरेज प्राइस निकाला जाता है, वो प्राइस को माना जाता है कि हाँ उस दिन का जो है एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस है, और उसी क्लोजिंग प्राइस से जो है प्रॉफिट एंड लॉस, उसी से कंपेयर करके प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। अब ये तो डेली बेसिस वाला कैलकुलेशन हो गया जब तक एक्सपायरी नहीं होती, लेकिन जब एक्सपायरी होती है तो उस समय जो क्लोजिंग प्राइस वाला नहीं, उस समय फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लास्ट दिन में तो खत्म हो गया, लास्ट दिन में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, और एक्चुअल फिजिकल कमोडिटी जो है हैंडओवर होनी है सेलर से बायर को, तो उस समय फ्यूचर्स प्राइस नहीं लिया जाता, उसमें लिया जाता है स्पॉट प्राइस। उस समय के सेटलमेंट के लिए जो है प्राइस कैलकुलेशन के लिए लिया जाता है स्पॉट प्राइस, और स्पॉट प्राइस एक दिन का नहीं लिया जाता है, सेम वही सेम कॉन्सेप्ट। अगर लास्ट के एक दिन में किसी ने बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे रेट कोट कर दिया तो वो असली पिक्चर नहीं दिखाएगा उस दिन का जो है स्पॉट प्राइस का। इसलिए लास्ट के 3 दिन का स्पॉट प्राइस लेकर के उसका एवरेज करते हैं, और उस एवरेज प्राइस से ही जो है कंपेयर करके सारे कैलकुलेशन करके कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, किस रेट पे कमोडिटी बिकी है, किस रेट पे खरीदी है, ये सारी कैलकुलेशन इसी पे होते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग फाइनल सेटलमेंट। तो एक तो डेली सेटलमेंट होता है जो लास्ट के आधे घंटे के ट्रेडिंग के बेस पे होता है, उसका एवरेज प्राइस निकाल करके, और एक फाइनल सेटलमेंट होता है जो लास्ट के 3 दिन के स्पॉट प्राइस पे होता है। जो डेली सेटलमेंट होता है वो फ्यूचर्स प्राइस पे होता है, और फाइनल सेटलमेंट होता है वो स्पॉट प्राइस पे होता है। ये सब वही है, इसका मतलब आपको समझा दिया है। तो आज के टॉपिक में बहुत ज्यादा उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, तो सिर्फ इतना है कॉन्सेप्ट समझाना था कि आपको रिस्क जो है, आपको जो प्राइस ऊपर या नीचे जा रहा है उसका रिस्क काउंटर पार्टी को जो हो रहा है वो एक्सचेंज कैसे मैनेज करता है,
और वो डेली सेटलमेंट, जो भी डेली सेटलमेंट और फाइनल सेटलमेंट होता है वो कैसे करता है, जिसके थ्रू ये सारे रिस्क मैनेज होते हैं। तो अब ये मैं अपना जो है स्लाइड शेयर खत्म कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं। किसी को कोई पूछना है? ये हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया है ये इंटरेक्शंस की। हर हफ्ते, हर दूसरे हफ्ते ये जो है चलता रहता है। तो एक ही दिन में जो है आधे घंटे में सारा कुछ कवर नहीं हो सकता, तो एक छोटा छोटा टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। और ये 2 साल तक ऐसे जो है चलता रहेगा। बट ये जिन्होंने पहले जो है टॉपिक्स अटेंड किए होंगे तो उनको एटलीस्ट एक्सपायरी और उस सब चीज़ के बारे में मालूम होगा, और उसी बेस पे जो है ये सारे हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हाँ वो चीज़ मालूम है तभी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम है और उनको कोई डाउट है तो हम वो भी डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी टॉपिक पे डिस्कशन करना है। डिस्कशन करने के लिए आपको अंदर कोई भी डाउट है, किसी ने कभी नाम सुना है एक्सचेंज का, या कभी किसी ने काम किया है, या कोई इससे रिलेटेड कोई और डाउट है या कोई क्वेश्चन है, तो हम किसी भी टॉपिक ऊपर बात कर हम कोणाचे काही लोग। प्रश्न आहेत का? तरी कृपया विचारा. या टॉपिकच्या रिलेटेड आज जे तुम्ही काही शिकला, क्लिअरिंग, सेटलमेंट आणि जोखीम प्रतिबंध व्यवस्था, याच्या व्यतिरिक्त पण काही तुमचे जनरल डाऊट असतील, अकाउंट ओपनिंगचे असतील, अकाउंट ओपन केल्यानंतर आपण काम कसं करायचं एफपीसीने, याबाबत काही जरी असेल तर तुम्ही विचारू शकता. नहीं पूछना किसी को, या पूछने में लग रहा है कि ये क्वेश्चन क्या बहुत अजीब सा लग रहा है पूछना? किसी को कोई भी समझ में नहीं आ रहा है या नहीं, मतलब आपको वायदा बाजार से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं, कोई भी चीज कहीं से भी अगर आपको कुछ समझना है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। आपने इतना टाइम दिया है, यहाँ पे बैठे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइम वेस्ट है। कुछ भी आपका कोई डाउट भी छूट रहा है तो आप बात करिए, डिस्कस करिए। ठीक आहे. तर बऱ्यापैकी मला असं वाटत आहे, की कोणत्याही प्रशिक्षणार्थीचे काही डाऊट राहिलेले नाही आहेत. बऱ्यापैकी आजच्या ज्या सेशनचे जे विषय होता आपला क्लिअरिंग, सेटलमेंट, जोखीम प्रतिबिंब व्यवस्था, याबाबत जे सरांनी तुम्हाला आजपर्यंत एका तासामध्ये हे जे काही शिकवलेले आहे, तर तुम्हाला सगळे समजलेलं आहे असं गृहीत धरूया. आणि आपले ह्यापुढे पण सेशन होत राहणार आहेत कंटिन्यू. आजचा जो विषय होता क्लिअरिंग अँड सेटलमेंट, ह्याच्या पुढचं जे काही टॉपिक्स आहेत आपले, अ, याबाबत काही ट्रेडिंगचे असतील, काही फ्युचरचे असतील, काही ऑप्शन ट्रेडिंगचे असतील, हे आपण प्रत्येक सेशन वाईज घेणारच आहोत. या व्यतिरिक्त आपलं प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक सेशन होत आहे, एक दिवसीय ऑफलाईन सेशन. या एका दिवसीय ट्रेनिंग प्रशिक्षणामध्ये संपूर्ण जी काही वायदे बाजाराची कन्सेप्ट आहे, इव्हन स्पॉट मार्केट असेल, त्यानंतर आपले वायदे बाजारामध्ये वायदे बाजाराचं म्हणजे एन-सी-डी-एक्स असेल, एन-ई-एम-एल असेल, इतर आणि अजून काही व्यवस्था आहेत, याबाबत तुम्हाला सर्व माहिती दिली जाते. आणि या प्रशिक्षण तुम्ही तुमच्या जिल्ह्यामध्ये पण अटेंड करू शकता. यासाठी तुमचे जे जिल्हा अंमलबजावणी कक्षाचे जे प्रमुख आहेत, यांच्याशी संपर्कामध्ये राहा. त्यांच्यामार्फत तुम्हाला सेशनमध्ये कळवण्यात येईल. आणि याचबरोबर आपले जे ट्रेनिंगचे ग्रुप तयार झालेले आहेत, त्या ग्रुपवरती पण आम्ही टाकत राहणार आहोत, की कोणत्या जिल्ह्यामध्ये प्रशिक्षण आहे वगैरे याबाबत. तर सदरच्या आजच्या प्रशिक्षणाबाबत नीरज शुक्ला सर यांनी जे क्लिअरिंग, सेटलमेंट आणि जोखीम प्रतिबंध व्यवस्था याबाबतीत मार्गदर्शन केले, त्यांचे मी आभार मानतो. आणि जे आपले शेतकरी बांधव आहेत, शेतकरी संस्था आहेत, या आजच्या प्रशिक्षणासाठी उपस्थित राहायला हे तुमचे पण आभार. आणि आजचे हे प्रशिक्षण इथे संपले असे मी घोषित करतो.
धन्यवाद.